हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग लेके आ चुके हैं एक और नया टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जो कि है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से एक सवाल, मतलब अगर मान लो कोऑर्डिनेशन में 2 सवाल आ रहे हैं ना, तो एक सवाल इस टॉपिक से आना काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब मैं अगर इतना इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, स्टिल इतने कंफ्यूजन के पॉइंट्स हैं कि गलत ही होता है आंसर। बहुत सारे बच्चे होते रहते हैं, सर पेयरिंग हो गई, सर क्यों नहीं कराई, सर क्यों करा दी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अब आप लोग भी समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लाते हैं, है ना। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल का कंसेप्ट आता है ना। वहीं से कमेंट करते हैं। उसमें भी बहुत सारी समस्या आ जाती हैं। सामने चीज दिख रही है, पेयरिंग करें या नहीं करें, करें तो क्यों करें, अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। अरे देखो तो सही, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, अगर स्किप हुए तो आंसर गलत ही होता है। चलो बातें नहीं करते ज्यादा, स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से, वरना बोलोगे बातें बहुत करते हैं। तो सबसे पहली चीज अपने को पता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है। जो लिगेंड है वो लोन पेयर ला रहा है, तो डी ऑर्बिटल्स या फिर जिन भी ऑर्बिटल्स में लोन पेयर दे रहा है उन सबका एनर्जी लेवल अलग अलग है। तो बेसिकली सबको एक एनर्जी लेवल पे लाना है, जो कि कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कहता भी है, हम लोग जानते भी हैं। ठीक, सेम एनर्जी पे लेवल पे ले आते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री मिलती है, शेप देखने को मिलती है, वगैरह वगैरह सो ऑन। ये सब चीज हम लोग जानते हैं। कैसे होता है देखो, जब वैकेंट n-1d करता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, nd करता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन काफी काम करता है। dsp2 और sp3 चेंज है, dsp2 और sp3 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। d2sp3 sp3d2, d2sp3 इनर ऑर्बिटल, sp3d2 आउटर ऑर्बिटल। तो ये छोटा सा चेंज होता है जब वो n-1d और nd का यूज करता है। पहला पॉइंट, दिस यील्ड्स अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली इसका मतलब है सबकी एनर्जी सेम हो जाती है, सबकी एनर्जी सेम हो जाती है। द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइडेड इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन। ये सबको पता है, वैकेंट ऑर्बिटल जितने आएंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से होंगे। 5 अगर लिगेंड आ रहे हैं, 5 लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो हमें वैकेंट ऑर्बिटल भी कितने चाहिए, 5 ही चाहिए, और उन 5 से ये एक हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। ठीक, जो मेन पॉइंट है इसमें वो है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स को लेके। ठीक है, यहां तक आपके पास मान के चलो ये एसएफएल की कैटेगरी हो जाती है, और यहां पर हो जाती है फिर अपनी डब्ल्यूएफएल की। नाइट्रोजन डोनर जब तक होता है तब तक उसको एसएफएल में माना जाता है। जैसे ही नाइट्रोजन डोनर हटा, ऑक्सीजन डोनर आया, तो उसको डब्ल्यूएफएल में रख दिया जाता है। ठीक है, तो उसको तुरंत डब्ल्यूएफएल में रख दिया जाता है। तो ये सब आपके क्या हो गए, एसएफएल हो गए। सर ये एसएफएल और डब्ल्यूएफएल का क्या लफड़ा है। एसएफएल के केस में पेयरिंग होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर, pairing of electrons occur if required। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी लेकिन जरूरत पड़ेगी तब, बेविकल्प बेफालतू में कोई पेयरिंग नहीं होती है, ध्यान रखना। क्योंकि पेयरिंग कराने में एनर्जी देनी पड़ती है, रिलीज होती है, हाँ देनी पड़ती है। पेयरिंग कराने में एनर्जी क्या होती है, देनी पड़ती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तभी होगी जब जरूरत होगी, फालतू में पेयरिंग मत कराते फिरना। मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट्स को फालतू की पेयरिंग कराते रहते हैं, फालतू की। ठीक, और ये होते हैं डब्ल्यूएफएल, होगी नहीं, पेयरिंग विल नॉट अकर, पेयरिंग विल नॉट अकर। ठीक है, पेयरिंग विल नॉट अकर, समझ में आ गई। यहां कभी पेयरिंग नहीं हो सकती। यहां कुछ हो जाए, आसमान फट जाए, जमीन फट जाए, आसमान एकदम बिल्कुल बरस जाए, कुछ हो जाए, पर पेयरिंग नहीं होगी। ठीक, होती है, कौन से केस में होती है वो भी समझाऊंगा। होती है लेकिन 3D सीरीज में नहीं, 4D और 5D में होती है। चलो यार, इतने सारे राज अभी थोड़ी खोलेंगे। चलो अपन एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। K4, ओहो हाँ, K4FeCN होल 6। ठीक, K4FeCN होल 6। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है 6। सबसे पहला काम कोऑर्डिनेशन नंबर, और सबसे दूसरा काम ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बार निकाल चुके हैं, +2। अब तो डायरेक्ट आनी चाहिए। अगर डायरेक्ट नहीं आ रही है, एक्स की जरूरत पड़ रही है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगी। क्योंकि एग्जाम में अगर उस वाले तरीके से निकालते हो एक्स, फिर इसकी वजह से इतना चार्ज, फिर उसकी वजह से उतना चार्ज, तो ध्यान रखना टाइम जाता है, और पल पल की कीमत है एग्जाम के अंदर, समझ में आती है, पल पल की कीमत। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2।
आयरन कितना होता है, आयरन होता है बेटा 26, 26 के मैं 2 टुकड़े करता हूं, 2 + 6 = 8, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बचे 6, D6 कॉन्फ़िगरेशन। इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा। 3D सीरीज में एक जुगाड़ होता है जो चलता है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। 3D सीरीज में मान लो अगर आपको किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कोबाल्ट मान लो +2 है, तो मुझे पता है कितना होता है 27, 27 में कितना होता है, 2 टुकड़े करो 27 के, 2 + 7 9, 9 में से गए 2 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन आएगा D7। चाहो तो देख लेना, चाहो तो देख लेना। मान लो क्रोमियम +3 है, क्रोमियम +3, क्रोमियम कितना होता है अभी 24, 25, अच्छा सुनाई नहीं दिया मेरे को, अच्छा 24 होता है, ठीक 24, 4 + 2 6, 6 में से गए 3, D3 कॉन्फ़िगरेशन। सो सिंपल। अब आप लोगों में से कुछ महानुभव होते हैं जो बोलते हैं अच्छा एक बात बताओ जरा, ये S का इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे, मतलब D में कैसे है? मान लो अभी तो चलो S का इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मान लो कि S का इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, मान लो आपके पास स्कैंडियम +1 है, ऐसे स्कैंडियम शायद +1 में ही होता है, ठीक है, मान लो स्कैंडियम +1 है सर, क्या कहोगे इसके बारे में, है बताओ जरा। तो स्कैंडियम +1 21, 21, 2 + 1 कितने होते हैं 3, 3 में से गया 1 इलेक्ट्रॉन, बचे 2, D2 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा S का जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा था वो आपने D में भेज दिया, हाँ जाएगा। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से जो 4s का इलेक्ट्रॉन है ना वो D के अंदर आ जाता है, 4s का जो इलेक्ट्रॉन है वो D के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना अगर 4s में इलेक्ट्रॉन बचता भी है तो आप उसको D में खींच लो, पर चार्ज आने पर, ऐसे नहीं, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास D6 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा D6 हो गया, देखो D6 टंग 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 टंग। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हाइब्रिडाइजेशन होती है 2, sp3d2 और दूसरी होती है d2sp3, एक होती है sp3d2 और एक होती है d2sp3, ठीक है। हमें सर कौन सी चाहिए, हमें चाहिए कौन सी, वो डिसाइड करेगा इसके ऊपर, ठीक। अब देखो लिगेंड का नेचर, अब ये डिसाइड करेगा लिगेंड कैसा है, SFL, कैसे पता, ऊपर लगी लिस्ट देख लो, ठीक है। कार्बन डोनर है, कार्बन डोनर दिखते ही वैसे भी क्या होता है SFL ही होता है, तो सोचना नहीं, SFL है, SFL है, पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा, तो पहले पेयरिंग करा के देखो, पहले पेयरिंग कराओ, क्या करो पहले पेयरिंग करा के देखो, पेयरिंग करा के देखी 2 पेयर तो 2 मिलके 1 पेयर, 2 मिलके 1 पेयर, तो 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग करा ली, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको सही कर लो, अजीब सा हो जाएगा, इस तरीके से पेयरिंग करा ली। अब देखो ध्यान देना, इसको 2D की जरूरत है, अगर आप D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाना चाहते हो तो इसको 2D की जरूरत है। मान लो पेयरिंग बनाने के बाद, पेयरिंग करने के बाद 2D अवेलेबल नहीं होते हैं, मान लो पेयरिंग करने के बाद 2D अवेलेबल नहीं होते हैं, फिर क्या करेंगे, अगर 2D अवेलेबल नहीं है, 2D अवेलेबल नहीं है तो फिर पेयरिंग नहीं होगी, तो फिर पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो बस काम खत्म, क्योंकि मैंने आपको बताया था पेयरिंग के लिए एनर्जी लगती है, पेयरिंग के लिए क्या होती है, एनर्जी लगती है। तो ये भी हो गया D6, ये भी हो गया D6, अब ये हो गया आपके पास कौन सा 3D, ठीक है। आगे पड़ा हुआ है एक क्या 4s, और इसको हटाओ, कोबाल्ट को छोड़ो, हटाओ, ठीक, और आगे पड़ा हुआ है 4p, ये हो गया 4p। तो देखो मिलके बनेगा क्या, मिलके बन जाएगा, एक सेकेंड, ये बन गई D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो गई D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गई, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गई, तो ये क्या ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, कोऑर्डिनेशन 6 में हमेशा एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, कौन सी, ऑक्टाहेड्रल, कौन सी होती है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल। sp3 और dsp2 में हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमेशा ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन हो गई D2sp3, क्या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्या इनर D का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल किया है, तो हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है, पेयर्ड है तो हो जाएगा डायामैग्नेटिक, क्या हो जाएगा, पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक। समझ में आती है बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से अगले पे समझते हैं। अगला आता है, मान लो आपके पास Fe F6
3-, ठीक। इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, इसकी ज्योमेट्री बतानी है, सब कुछ बताना है। सबसे पहला काम कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब इतना काम आपको करना आना चाहिए। अगर आप इतना काम नहीं कर पा रहे हो तो ध्यान रखना बीबीटी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसके लिए फिर इससे पहले वाले लेक्चर्स देखो, तभी आगे बढ़ पाओगे। अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो आपको दिक्कत है कहीं ना कहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 है, निकाल दी। +3 26 2 + 6 8 में से गए कितने? 3 बचा D5 कॉन्फ़िगरेशन। क्या बचा? एक सेकेंड, बचा D5 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। D5 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, D5 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। लो बना लो D5 कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में भी जानो, ये क्या था? WFL। कैसे पता? पीछे जाके देख लो। हैलाइड्स वैसे भी WFL ही होते हैं, ध्यान रखना। हैलाइड्स जितने भी है सब WFL है, ठीक। WFL तो D5 जैसा था वैसा का वैसा ही रह जाएगा। नो पेयरिंग। अगर कोई पेयरिंग नहीं हो गई तो कैसा रहेगा? पैरामैग्नेटिक। और वैसे भी खुद भी सोच सकते हो D5 कॉन्फ़िगरेशन है, ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, वैसे भी पैरामैग्नेटिक ही होगा, तो आगे वैसे भी नहीं सोचना। लेकिन अब आ जाता है हमारे पास क्या? 4s 4p और अगला आ जाएगा हमारे पास 4d, ठीक। मिलाओ sp3d2, क्या बन जाएगा? sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। शेप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। अच्छा कैसे दिखता है दिखाऊं क्या? लो कैसा दिखता है वो भी देख लो। Fe फ्लोरीन, ठीक। समझ में आ गया। चलो अगला केस देखो। Cr, ओहो तो मेरी राइटिंग है ना। CrNH3 होल 6 3+। मान लो, मानने में क्या जा रहा है? मानने में कुछ नहीं जा रहा है। CrNH3 3+। तो अमोनिया की वजह से कोई चार्ज होता नहीं, अमीन की वजह से कोई चार्ज होता नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर तो है कितना? +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ज्योमेट्री तो फिक्स हो गई ऑक्टाहेड्रल। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। क्रोमियम होता है हमारे पास कितना? 24 होता है ना। 4 + 2 6, 6 में से गए 3, तो बचा क्या? D6 नहीं, D3 कॉन्फ़िगरेशन। D3 कैसा दिखेगा? ये लो D3 कॉन्फ़िगरेशन। NH3 कैसा था? WFL SFL, ऑब्वियसली कैसा है? SFL, नाइट्रोजन डोनर है, ठीक। जो एक्सेप्शन होंगे वो भी बता दूंगा मैं आपको। SFL होगा तो पेयरिंग कराएगा क्या? क्या बोलती पब्लिक? पेयरिंग कराएगा क्या? मैंने बोला था इसीलिए इफ रिक्वायर्ड SFL पेयरिंग कराता है, लेकिन जरूरत होगी तब। यहां ऑलरेडी 2 d ऑर्बिटल आपको मिल रहे हैं, तो फिर वो पेयरिंग क्यों कराएगा? जब ऑलरेडी यहां पर 2 d ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो पेयरिंग क्यों कराएगा? तो बेसिकली ये क्या था? ये था 3d 4s 4p। यहां कोई पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन स्पीशीज अब भी कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक ही होगी, ठीक है। वैसे आप और इलेक्ट्रॉन देख के भी बोल सकते थे, स्टिल मैं आपको बता रहा हूं पैरामैग्नेटिक भी होगी। अब यहां पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन भी होते तो भी पैरामैग्नेटिक होता, पेयरिंग नहीं कराएगा। पैरामैग्नेटिक हो गया आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और पैरामैग्नेटिक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन तो बताई नहीं, बता यार। D2sp3, इतने तो तुम समझदार हो। D2sp3 और कुछ बता सकते हैं? ज्योमेट्री अगेन ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखा नहीं कि ऑक्टाहेड्रल बोल देना है अपन ने, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखा नहीं कि ऑक्टाहेड्रल बोल देना है। क्लियर है? समझ में आती है बात? चलो अगला चलते हैं। तो यहां से कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ कंक्लूजन होता है, वो देखते हैं, लेकिन कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल थोड़ी जगह। अगला एग्जांपल है आपके पास NiNH3 होल 6
2+, ठीक। एग्जाम्पल ये रहा, सिंपल सिंपल। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2, ये क्या लिख दिया मैंने, ये कौन सा साइन बना दिया, प्लस का 2, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2 हो गया, इतना हो गया। निकल 28 होता है, 2 + 8 10 होता है, 10 में से 2 चले जाते हैं तो बोलो क्या होता है, D8 कन्फिग्रेशन। क्या होता है, D8 कन्फिग्रेशन। D8 कन्फिग्रेशन हो गया तो D8 कैसा दिखेगा, डब्बे बनाओ, टिंग डब्बे, टिंग 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 टिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई क्या, देखना जरा, नहीं 8 नहीं हुए, अब हो गए, है ना, 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये D8 कन्फिग्रेशन हो गया। अब देखना यहां होते हैं महारथी, नेक्स्ट लेवल के महारथी, पेयरिंग करा देते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखा नहीं, ये SFL है ना, SFL है, SFL है, लो करा दी पेयरिंग, करा दी। इधर एक डी खाली मिल रहा है, चाहिए कितने, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाना चाहते हो तो 2 डी चाहिए, लेकिन एक में ही काम चलाने को बोलते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, पेयरिंग तो कराएगा ना सर, फिर उसके बाद लॉजिक भी देते हैं अपने हिसाब से, सर पेयरिंग तो कराएगा, SFL है, डी खाली नहीं मिला तो क्या हो गया, करा देगा पेयरिंग। ध्यान रखना गलत है, पेयरिंग नहीं होगी यहां पर, नो पेयरिंग। कुछ बोलेंगे SFL है फिर भी पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि फायदा नहीं मिल रहा। पेयरिंग मैंने बताया भी था क्या है, इन्वेस्टमेंट है। पेयरिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब कुछ फायदा मिलेगा। पेयरिंग करा के कोई फायदा मिल नहीं रहा ना, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल ही नहीं रही तो फिर पेयरिंग क्यों कराऊंगा, तो पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, यहां SP D लो, यहां से उठा लो, 4S 4P 4D उठा लो, ये बन गया आपकी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, करा दूं क्या पेयरिंग, है ना, ध्यान रखना, पैरामैग्नेटिक क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होगा। और ज्योमेट्री तो फिक्स पता है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अप्रोच बहुत फिक्स है, चीजों को तब कराना जब वो काम करेगी, अदरवाइज फोकट में मत करा देना। D8 हमेशा sp3d2 होता है, D8 हमेशा sp3d2 होता है। मैं फाइनली आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा भी सर, बहुत काम की चीजें और बहुत एफिशिएंटली काम करेगी। चलो CuNH3 होल 4, वैसे होल ट्वाइस तो आता नहीं, CuNH3 होल 4 2+। देखो थोड़ा सा केस अलग है, कॉपर 29 2 + 9 2 + 9 11, 11 में से गए 2, D9 कन्फिग्रेशन आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, D9 कन्फिग्रेशन आ रहा है। D9 कन्फिग्रेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर इस बार चेंज है 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसमें ज्योमेट्री भी फिक्स नहीं होती है, हो सकती है स्क्वायर प्लेनर, हो सकती है टेट्राहेड्रल, डिपेंड करेगा आप हाइब्रिडाइजेशन में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन 4 में थोड़ा सोचना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 D6 D9 हो गया। अब देखो यहीं पर है सारा खेल, D9, ये हो गया D9 कन्फिग्रेशन। ठीक, ये क्या हो गया, D9 कन्फिग्रेशन। अब इन जनरल हमें दिख रहा है कि पेयरिंग तो होने से रही, हमें तो क्या दिख रहा है, पेयरिंग तो होने से रही। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा, DsP2, और यहां होती है sp3। मतलब यार अगर एक डी खाली मिल जाए तो DsP2 करा सकते हैं, खाली तो है नहीं। लेकिन ये जो अमीन है या अमोनिया है, ये है SFL। क्या है ये, SFL है। और जब इस तरीके का आपके पास कोई केस होता है ना, जब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है और हमें चाहिए भी एक ऑर्बिटल, बताऊंगा इसका एक और एग्जांपल, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और हमें चाहिए भी एक ऑर्बिटल खाली, तो इस केस में क्या हो जाता है, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफेरेंस कर जाता है। ठीक है, क्या कर जाता है, ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, यहां से क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो शिफ्ट होने के बाद जो पोजीशन बनती है वो कुछ इस तरीके की बन जाती है। हमें तो एक ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो ये हो जाएगा DsP2। इस तरीके से आपके पास आ जाएगी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ये हो जाएगा 3D 4S और
4p। क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक। ऑड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक तो रहेगा। कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक हो गया, DsP2 हो गया, और ज्योमेट्री इस बार हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगी ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। पैरामैग्नेटिक ये हो गया, ये हो गया, ये सारी बात समझ में आती है। बात पिक्चर क्लियर हुई। इसमें कुछ स्पेशल है इसीलिए इस केस को लिया है। ठीक है, इस केस को लिया गया है। चलो अगला देखो, अगला ZnCN होल 4 2 माइनस, ZnCN होल 4 2 माइनस। जिंक होता है 30, अब उस पर मत लगा देना 3 + 0, ठीक है, लफड़ा हो जाएगा। जिंक होता है 4s2 3d10, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना। 4s2 3d10 +2 में ये बैठा हुआ है, +2 में बैठा हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो। जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी वैसे भी +2 होती है और उसका कॉन्फ़िगरेशन D10 ही होता है, तो आप लोग ये बात याद भी रख सकते हो। ठीक है, चलो D10 टंग 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 D10, ये लो, ये लो 3d10। क्या हो गया, 3d10, 3d10 पूरा भरा हुआ है, कुछ खाली नहीं है। अरे पूरा भरा हुआ है, कुछ खाली नहीं है, तो 4s और 4p आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो 4, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो +2। बार बार नहीं बताऊंगा, खुद से भी देखो। साइनाइड एक ही लोन पेयर देता है एट अ टाइम, तो 4 है तो 4 ही देगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये बन गई आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या बन गई, sp3। sp3 में होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। समझ में आती है बात। चलो एक और केस है जिसके बारे में मुझे बात करनी है। D4 लो, डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं। D4 विद SFL, मान लो हम एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको ट्रीट कर रहे हैं D4 SFL के साथ, और कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ठीक है, कोई केस होगा इसका, मुझे अभी एग्जाम्पल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, D4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो समझना D4 कैसा दिखता है। D4 एक और आजा, ये हो गया D4, ठीक, 3d4 मान लो। ठीक है, 3d4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 3d4 है और SFL है, तो ऑब्वियस सी बात है पेयरिंग होगी। ऑब्वियस सी बात है पेयरिंग होगी, मैंने लिखाया भी था SFL है तो पेयरिंग होगी इफ रिक्वायर्ड, जरूरत भी है। क्यों, D2 चाहिए। अब देखो आफ्टर पेयरिंग जो जनरल गलती होती है, आफ्टर पेयरिंग जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो होती है यहां पर आफ्टर पेयरिंग में, कि बच्चे पूरे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, पेयर कर देते हैं। ठीक है, जो आपको दिख रहा है ना, इस पूरे के पेयर बना देते हैं, इस तरीके का कर देते हैं फोटो को। यहां पर जो आप देख पा रहे हो फोटो इस तरीके से कर देते हैं, गलत है। क्या है, गलत है। ध्यान रखना, मैंने बताया था पेयरिंग उतनी ही करोगे जितनी जरूरत है। आपके पास d ऑर्बिटल एक तो खाली है, आपको एक और चाहिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, आपको एक और चाहिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो आप एक और ही बनाओ ना। 2 क्यों बना रहे हो एक्स्ट्रा, उसमें आपका खर्चा हो रहा है, उसमें आपका खर्चा हो रहा है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ोगे। फिर आ जाएगा आपके पास क्या, 4s, और फिर आ जाएगा फाइनली 4p। हाइब्रिडाइजेशन बनेगी ये D2sp3, D2sp3, और कैसा रहेगा ये, पैरामैग्नेटिक। तो आधे से ज्यादा जनता इसको रट के बैठ लेती है, SFL 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 डायमैग्नेटिक, SFL डायमैग्नेटिक। अरे हर बार नहीं होगा, SFL डायमैग्नेटिक हर बार जरूरी नहीं होता है, ध्यान रखना। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, समझे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थे जिनके थ्रू हम लोग समझते हैं कंसेप्ट को। अब आता है मेन मुद्दा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कुछ आपके पास है यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, इस पे जितने चांद सितारे बना सकते हो बना लो, बहुत काम आते हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, सही बताऊं ना, बहुत ज्यादा काम आने वाले पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट है, सुनो। पॉइंट नंबर 1, D0, D1, D2। अच्छा एक काम करते, कोऑर्डिनेशन नंबर जरूर मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया लगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, D0, D1, D2, D3।
अगर ये हाइब्रिडाइजेशन आती है, अगर ये आपके पास क्या आता है कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आता है ऑलवेज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है। दो ऑर्बिटल जब तक खाली मिल रहे हैं तब तक D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही बनाओगे। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा पैरामैग्नेटिक, हमेशा क्या होंगे पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट D0, ठीक है, एक्सेप्ट D0, मतलब D0 को आप चाहो तो हटा भी सकते हो, D1 से कर लो आप चाहो तो, इसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना तो इसको हटा दो यहां से, ठीक है, इसको भी हटा दो। समझ में आ गई? पैरामैग्नेटिक ऑलवेज D2sp3 पैरामैग्नेटिक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक, चलो अगला केस, इसी में अभी अपन इसी की बात कर रहे हैं। फिर आता है D4, D5, D6, D7, कहां तक? D7 तक दो टुकड़े D2sp3 जब आपका क्या होगा SFL होगा। ठीक, अब यहां पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक का कमेंट नहीं करूंगा जनरली, वैसे तो ये वाला डायमैग्नेटिक है D6 इसीलिए, ठीक, इसीलिए नहीं कर रहा हूं। D2sp3 SFL, sp3d2wfl, sp3d2wfl, दो केस sp3d2wfl। फाइनली आते हैं D8, D9, D10 कॉन्फ़िगरेशन, ऑलवेज sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन, ऑलवेज sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन, हमेशा sp3d2 होगा, है ना, हमेशा sp3d2 होगा, क्योंकि अगर आप D8 को गौर से देखते हो तो यहां पर एक ही ऑर्बिटल खाली मिल रहा है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं ऑलरेडी। उसके बाद तो फिर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अपने आप क्या होता जा रहा है sp3d2 की तरफ जाता जा रहा है। ठीक, पहला था ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में कहानी, इसी तरीके से अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, काम की चीज ही बता रहा हूं, फालतू का कुछ नहीं बता रहा हूं, ठीक है, इधर उधर का ज्ञान देने की आदत भी नहीं मुझे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बढ़ते हैं आगे। D1, D2, D3, अब इसमें D4 भी आ जाएगा क्योंकि इसको एक ही ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है अंदर वाली, तो D4 हाइब्रिडाइजेशन बेटा DsP2 ऑलवेज, तो याद रखना इधर ज्योमेट्री भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, वैसे तो ध्यान में हो ही जाता है DsP2 आया तो स्क्वायर प्लेनर ही होगा, ठीक है, DsP2 आया तो स्क्वायर प्लेनर ही होगा। चलो D5, D6, D7, D8, D9, कितने सारे हो गए? ठीक, बेसिकली यहां पर तो ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट लग जाएगा तो वो sp3 हो जाती है, इसीलिए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगी, नहीं यहां पर दो केस, सॉरी यहां पर हमारे पास दो केस होंगे, दो केस, एक होगा DsP2, कब होगा DsP2 मेरे साथ सोचो, SFL, कब होगा sp3, कब होगा sp3wfl, कब होगा sp3wfl, क्लियर है? ये आ गया आपके पास अगला पॉइंट। और D10 तुम लोग खुद ही बता सकते हो क्या हो जाएगा, sp3 ही होगा ऑलवेज, D10 क्या होगा, sp3 ही होगा, पर D10 कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा रेयर होता है, ये बीच वाले और ये सब तो फिर भी मिल जाते हैं, ठीक है, D10 तो क्या थोड़ा सा रेयर होता है, इसीलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना यहाँ D9 तक बात गई है। अच्छा, इसमें एक चीज और, ये तो स्क्वायर प्लेनर था, ये sp3 है तो शेप भी लिख देता हूं टेट्राहेड्रल, अगेन ये DsP2 है तो ये स्क्वायर प्लेनर, और ये हो जाएगा आपके पास टेट्राहेड्रल, क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो हो गए, तीसरा इन केस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज, इन केस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एवरी लिगेंड एक्ट एज SFL, ध्यान रखना, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैटिनम पैलेडियम के जब केस आते हैं तब ध्यान में आता है, हर लिगेंड SFL की तरह ही काम करने वाला है। 4D और 5D सीरीज में हर जो लिगेंड होता है वो किसकी तरह काम करता है, SFL की तरह, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज्ड Z इफेक्टिव, इनका Z इफेक्टिव क्या होता है, 3D सीरीज के मुकाबले ज्यादा होता है,
इसीलिए हर लिगेंड किसकी तरह काम करता है, SFL की तरह काम करता है। मनफेको Mn2 प्लस CO2 प्लस एक सेकेंड सॉरी Mn2 प्लस Fe2 प्लस CO2 प्लस। बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मनफेको दो, ठीक है, 2 का मतलब सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। अमोनिया यहां काम करता है एज WFL। हम जानते हैं कि अमोनिया एक SFL होता है, लेकिन इनके केस में एज अ WFL काम करता है, पेयरिंग नहीं कराता। और बहुत सारी जगह इसी बात को लेकर कंफ्यूजन होता है कि सर अमोनिया है तो पेयरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ये इसके एक्सेप्शन है जिनको ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, जिनको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला CO3 प्लस एंड Cu2 प्लस। इन दोनों के केस में हमें पता है जितने भी ऑक्सीजन डोनर वाले थे वो सब WFL थे। ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स, ध्यान रखना, ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स, सिर्फ H2O या फिर ऑक्सिलेट लिख के नहीं छोड़ रहा हूं। ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स एक्ट एज, उल्टा लिख दिया ऐसे, एक्ट एज SFL। किसकी तरह काम करते हैं, SFL की तरह। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट NO3 माइनस, ये अब भी किसकी तरह काम करेगा, ये अब भी WFL की तरह काम करेगा। तो इसका ध्यान रखना, CO3 प्लस CO2 प्लस। ऑक्सीजन अगर डोनर है, ध्यान रखना, वर्ड्स पे बहुत स्टिक रहना है, ऑक्सीजन अगर डोनर है तो किसकी तरह काम करेगा, SFL की तरह, एक्सेप्ट NO3 माइनस, जो अभी भी क्या होता है, WFL होता है। ये थे स्टार पॉइंट्स, इनको याद रख लो, BBT अपने आप हो जाएगी। और थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, बाकी इन सब चीजों को याद रखोगे, कोई गलती होने का चांस नहीं है। समझ में आ गई बात। चलो, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही थे। चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में आपको बता देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन। यहां 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d और dsp3। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर सही बताऊं तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल बताना जरूरी है। अपने पास 2 टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है, स्क्वायर पिरामिडल। कब होती है, देखो इसमें एक तो ये चीज, कौन सा आपके पास ऑर्बिटल आता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो जेन्युइन भी है। SFL एक्सेप्ट CO, ठीक है। आपके पास लिगेंड कैसा होना चाहिए, SFL होना चाहिए, लेकिन CO नहीं होना चाहिए। अगर CO हुआ तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, ये दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, देखना इधर ये दिमाग मत लगाना कि sp3d और dsp3 कौन से में होगा, वो तो कुछ समझने लग जाओगे। बेसिकली कोई सी भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, लेकिन अगर लिगेंड आपके पास SFL है, CO नहीं है, तो आपके पास ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। और यहां पर जो d ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, चाहे फिर वो sp3d हो, चाहे फिर वो dsp3 हो, चाहे वो sp3d हो या फिर dsp3 हो। ध्यान रखना, इधर दिमाग बिल्कुल मत लगाना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कब होगा, जब dz स्क्वायर होगा। ये केमिकल बॉन्डिंग में मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, कौन से हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा d ऑर्बिटल जाता है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया था डिटेल कि कैसे होता है, अगर नहीं देखा तो जाके देखो, हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में मिलेगा। ठीक, यहां पर लिगेंड का ध्यान रखना, WFL हो सकता है और CO होना चाहिए। इस केस में आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री मिलती है। स्टिल अभी भी बोलता हूं, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इतना याद रखना, इसके अलावा मत रखना, ठीक है, इतना याद रखना, इसके अलावा मत याद रखना, क्योंकि पूछा भी नहीं जाता है, इसीलिए कह रहा हूं। बहुत रेयरेस्ट चीज है जो कि पूछी जा सकती है। समझ में आती है बात, ठीक। तो उसके बाद अपन बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी। ये वीबीटी की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी, एक तो अपने पास आ जाता है सबसे पहला लिगेंड के बारे में, ठीक, लिगेंड के बारे में। SFL कौन होगा, WFL कौन होगा, ये वीबीटी नहीं बताती है। ये बोलती है कि अगर SFL आएगा तो ऐसा होगा, WFL आएगा तो ऐसा होगा, लेकिन ये SFL और WFL को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि SFL WFL में क्या हो जाता है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा आता है हमारे पास कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक, कॉम्प्लेक्स क्यों कलर शो करते हैं, ये इसके बारे में भी नहीं बता पाती है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में भी नहीं बता पाती है। एंड तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि कोई कॉम्प्लेक्स कितना ज्यादा स्टेबल है किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स से, तो क्या कारण है। 3 पॉइंट्स होते हैं जो बीबीटी बिल्कुल नहीं समझा पाती है। तो इसको कौन समझाता है, CFT। कौन समझाता है, CFT। तो यहां पर अपने पास स्टेबिलिटीज के बारे में लिखा हुआ है।
It does not offer any explanation for optical adsorption spectra, that is coloration of complexes, and ये इसके अलावा स्टेबिलिटी को नहीं बताती है। SFL WFL के बारे में भी ये नहीं समझा पाती है कि कोई लिगेंड SFL होगा या WFL होगा कैसे। इस सब का जवाब देती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में कि यार क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऐसा क्या करती है, किस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करती है। ओके, सो आज का हमारा जो सेशन था वो लेके चलता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को खत्म, और यहां तक हमारे पास 50% हो चुका है, 50% हो चुका है, 50% बचता है। तो नेक्स्ट क्लास में CFT, फिर एप्लीकेशन ऑफ CFT एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब ये अपने पास सीक्वेंस चलने वाला है। ये वाला जो पार्ट है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पार्ट है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। बट फिलहाल आज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो चुका है, जरूर से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर है। जो पॉइंट्स आपको बताएं उसी से आंसर आता है, इसके अलावा नहीं आता है। ठीक है, बाकी ये तो पता ही होता है ना। शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।